हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार, प्रणाम सभी को। स्वागत है आप सभी का डोज डायरी में। आज का हमारा पॉडकास्ट है युवा की आवाज। और आज के हमारे जो गेस्ट है, जो मेहमान है, वे बहुत ही खास है। हमारे बानरहाट ब्लॉक के प्रेसिडेंट मिस्टर संदीप छेत्री सर। तो स्वागत करते हैं संदीप सर का। स्वागत है सर हमारे चैनल डोज डायरी में। और आज हम आपके साथ में यहाँ पर आए हैं, युवा की आवाज को लेकर के मैं आई हूँ। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। सबसे पहले आपका जो ये पॉडकास्ट है, आप लोग मेरे इंटरव्यू के लिए आए, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो टॉपिक आप लोग लेके आए, युवा की आवाज़, तो सच ही ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि भारत जो देश है, वो युवाओं का देश है। और इस देश में जब युवा शक्तिशाली होता है, तभी देश आगे बढ़ सकता है। और आपका ये जो टॉपिक आप ये लेके आए, उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, हम जानना चाहेंगे पहले आपके बारे में कि आप आपका इंट्रोडक्शन सर, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, कैसे आप पॉलिटिक्स में आए, ये सभी विषय में हम जानने के लिए इच्छुक हैं। मैं भी युवा ही हूँ। जब आप गूगल करेंगे तो यूथ का यूनिवर्सली ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई एज नहीं रहता है। इतना साल से इतना साल का उम्र ये यूथ है, ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं भी एक युवा हूँ और मेरा नाम संदीप छेत्री है। मैं चामरसी बाज़ार का बासिंदा हूँ। तो मैं इसी ब्लॉक का रहने वाला। जिस तरीक़ा से एक आम युवा सोचता है अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए या अपने बाल-बच्चा के लिए, जिस हिसाब से एक युवा सोचता है, उसी हिसाब से मैंने भी एक सोच रखकर मैं आगे बढ़ा। तो मेरा शुरुआत जो हुआ, मैं 2007-8 से मैं राजनीति में आया। फिर उसके बाद में मैं राजनीति एवं सामाजिक कार्य में दोनों चीज़ में मैं जुड़ा। बहुत लंबा मेरा राजनीतिक इतिहास है, जिसमें बहुत उतार-चढ़ाव है, कभी आगे, कभी पीछे। बहुत कुछ संघर्ष मुझे देखने को मिला है। और अभी मैं वर्तमान चामुंडसी ग्राम पंचायत का मैं उप प्रधान भी हूँ और मैं बानार ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस का सभापति भी हूँ। इससे पहले मैं जलपाईगुड़ी जिला यूथ का मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। तो यही मेरा परिचय है। सबसे पहले हम आपसे एक सवाल करेंगे कि हमारे ब्लॉक के जो आप प्रेसिडेंट हैं, आप हमारे ब्लॉक का विकास और उन्नति का ज़िम्मेदारी सँभाल रहे हैं। तो सर, आपकी नज़र में एजुकेशन का प्रायोरिटी कहाँ तक है सर? देखिए, पूरे वर्ल्ड में जो समाज, जो जगह, जो क्षेत्र शिक्षित होता है, वही विकसित होता है। तो इसलिए एजुकेशन एक ऐसा वेपन है, हथियार है कि जिसके बिना कुछ भी नहीं होता। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो एजुकेशन होना ही चाहिए। लेकिन एजुकेशन केवल किताब का एजुकेशन होने से नहीं होता है। एजुकेशन एक सभ्य इंसान होने का, एक ज़िम्मेवार नागरिक होने का, एक अगर परिवार का बेटा होने से बेटा होने का, परिवार का बेटी होनी चाहिए। शिक्षा जो आता है, वो सभी किस्म का शिक्षा एक इंसान के अंदर होना चाहिए। बहुत लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, मास्टर्स करते हैं, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं करते। इसलिए शिक्षा केवल किताबों का शिक्षा नहीं, ओवरऑल शिक्षा एक इंसान का अंदर ही होना चाहिए। मेरा नज़रिया ये है। हमारा जो ब्लॉक है, वो बेसिकली गार्डन्स के है, चारों तरफ हमारे गार्डन्स हैं। तो गार्डन्स के जो बच्चे हैं, उन लोगों का शिक्षा अधूरा रह जाता है, आर्थिक स्थिति की वजह से। जैसे कोई 10th पढ़ के छोड़ दे रहा है, कोई 12th पढ़ के छोड़ दे रहा है। तो जिस तरह से बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप आउट बच्चों के लिए सर हमारा सरकार या हमारे ब्लॉक में क्या सुविधाएँ हैं या आप क्या सोचते हैं उनके लिए? जो बच्चे प्राइवेट ड्रॉप कर रहे हैं। देखिए, मेरा आपका इस प्रश्न से थोड़ा-सा मेरा मतलब अपना मतभेद है, क्योंकि एजुकेशन हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर में हमारा प्राइमरी या हायर सेकेंडरी तक अगर आप पढ़ते हो तो आपका एजुकेशन फ्री है। आपको शिक्षा के लिए कोई पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक गरीब का बच्चा अगर प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाता है, तो शिक्षा हमारा फ्री है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पूरा एजुकेशन को फ्री कर दिया है। आपका इवन वहाँ पे जब आपका बच्चा पढ़ता है, उसका यूनिफ़ॉर्म, उसका बैग, उसका जूता, वो भी पश्चिम बंगाल सरकार देता है। और एक गरीब का बच्चा जब स्कूल पढ़ने के लिए आता है, तो वो बच्चा भूखा ना रहो, इसके लिए भी मिड डे मील का व्यवस्था किया गया है। तो एक बच्चा फिर पढ़ लिख के जब अपर प्राइमरी या फिर 6 में जाता है, 7 में जाता है, वहाँ पे भी पश्चिम बंगाल सरकार एजुकेशन के लिए बहुत कुछ स्कूल के अंडर में किया है। जो भी गवर्नमेंट का स्कूल स्कीम से स्कॉलरशिप दे रहा है। सुबह साथी जो, क्योंकि टी गार्डन से जो बच्चा गाड़ी का भाड़ा करके नहीं जा सकता है स्कूल पढ़ने के लिए, उनको वो साइकिल का प्रोवाइड कर रहा है। तो ये छोड़ के जब आपका बच्चा 10th पास करता है, फिर आपका मोबाइल आजकल ऑनलाइन एजुकेशन है, बहुत बहुत सारा ज्ञान आप एक बच्चा मोबाइल से भी ले सकता है, वो दिया गया है। आपका कन्याश्री दिया गया है ताकि एक लड़की को शिक्षा उच्च शिक्षा लेने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो ऐसा बहुत सारा गवर्नमेंट स्कीम किया, लेकिन जब कोई एक बच्चा ड्रॉप आउट करता है, वो ड्रॉप आउट करने के बाद में वो बच्चा को फिर से कंपार्ट होने के बाद में या ड्रॉप आउट करने के बाद में फिर से वो बच्चा को स्कूल जाने के लिए हमारा समाज में कोई भी इंकरेज नहीं करता है। या तो घर से भी नहीं करता है या वो सोसाइटी से भी नहीं करता है। फिर कुछ बच्चों को मैं मिला, "ये क्या हुआ? कितना में पढ़ रहे हो?" तो मुझे बताया कि मैं 10 में ड्रॉप आउट हुआ। कुछ दिन पहले हमारी से एक लड़की आई, "तो तुमने ट्राई नहीं किया ना?" "मैं नहीं करूँगा, काम करेंगे।" तो ये एक सामाजिक हिसाब से ये चीज़ देखना पड़ेगा। क्योंकि सरकार तो सब कुछ कर दिया, फ्री कर दिया। उसके बाद में स्कॉलरशिप दे रहा है, आपका स्कूल का पढ़ने के लिए आपका लोन फैसिलिटी किया है। गवर्नमेंट बहुत कुछ एजुकेशन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार किया है, लेकिन उस चीज़ को हमें लेना पड़ेगा और समाज में भी एक सिविल सेंस आदमी को डेवलप करना पड़ेगा ताकि पढ़ाई करना चाहिए। सर, आपने जैसे कि बताया कि हमारे स्कूल्स में मिड डे मील का व्यवस्था किया गया है, लेकिन उसका जो क्वालिटी है सर मिड डे मील का, तो बहुत ही लो क्वालिटी का खाना फूड बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारी जगह में देखने के लिए मिलता है। तो हमारे ब्लॉक लेवल पे इसका क्वालिटी चेक के लिए क्या मंथली कोई विजिट नहीं होता है ना या किसी प्रकार देखिए, का? मिड डे मील का सबका अपना-अपना डिपार्टमेंट है। मैं तो कोई डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर नहीं हूँ, जो मैं इस मैटर में बोल सकता हूँ। लेकिन मेरा आपका पॉडकास्ट से सबका यही कहना है, कहीं पे भी अगर कोई ऐसा क्वालिटी खराब हो या बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, तो वहाँ का स्थानीय जो लोग हैं, वो जाकर चेक कर सकता है। उस संबंधित विभाग को उनको कंप्लेंट करना ज़रूरी है। ये जो मैंने बताया ना, हमारा समाज जो डुवर्स इलाका है, चाय बागान इलाका है, हमें एक सोच है कि सारा कुछ सरकार करे। सरकार करेगा। मतलब हम कहने हमको तो का एक मतलब यही है सर कि हमारे वर्ष के लोग अवेयर नहीं हैं। हाँ, अवेयर अवेयर नहीं है मैं नहीं बोलूँगा, कम अवेयर है। क्योंकि किसी मुद्दे पे बात करना नहीं चाहते। नहीं चाहता, आवाज़ उठाना नहीं चाहता। मैंने इसलिए बताया, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बता रहा हूँ और मैं भी बहुत सारी जगहों पर जाता हूँ, विज़िट करता हूँ। कुछ-कुछ मेरे एरियाज़ में जो प्राइमरी स्कूल्स है, वहाँ पे पीने का पानी का प्रॉब्लम था या और प्रॉब्लम था। मैंने खुद जाके मेरे पास में यहाँ यहाँ पे जो इंटरव्यू हो रहा है, आप इंटरव्यू के बाद में आप यहाँ बगल में एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, आप जाइए, वहाँ पे पीने पानी का प्रॉब्लम था, मैंने खुद व्यवस्था किया। तो ये पब्लिक में भी एक अवेयरनेस होना चाहिए। सरकार जो होता है, सरकार पब्लिक का पैसा का टैक्स से सरकार चलता है। चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमारा आस-पास में सही नहीं हो रहा है, तो उसको सही करने का हमारा भी रिस्पॉन्स सरकार तो एक बजट से चलता है। इस हिसाब से देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, ये समझना चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर बोलने से यहाँ पे राज्य सरकार भी काम करता है, या फिर केंद्र सरकार भी काम करता है। लेकिन जिस हिसाब से 2021 का बाद में यहाँ पे केंद्र का पैसा राज्य को नहीं दिया गया, उसका चलते पश्चिम बंगाल में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। जितना भी डेवलपमेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंडिंग होता है, वो विगत 4 साल से रोक के रखा है। फिर भी हमारा जो मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने चेष्टा किया है, जो भी राज्य का अपना बजट से है, वो डेवलपमेंट यहाँ पे कर पाए हैं और किए भी हैं। सर, आप उन बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे जिन लोगों को मोबाइल दिया जा रहा है? मोबाइल का कैसा यूटिलाइज़ करना चाहिए या उपयोग दुरुपयोग? मोबाइल आज में अभी जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं आपके जो बहन है, मोबाइल में यहाँ पे तो पिक्चर में नहीं आ रहा, जो बिहाइंड द स्क्रीन है, वो भी ऑनलाइन क्लास चलाती है। तो वो ऑनलाइन क्लास निश्चय ही मोबाइल से ही चल रहा होगा, जो देखने वाला है मोबाइल से ही देख रहा है। तो वही एक एग्ज़ाम्पल है कि आप अच्छा चीज़ मोबाइल से आप सीख सकती हैं। सीख सकते हैं। उसको पॉज़िटिव वे में ही आपको लेके जाना, ठीक है? हम लोग को एंटरटेनमेंट भी चाहिए एक इंसान को, एक बच्चा को, एक यूथ को, ऐसा तो नहीं है कि हम खाली ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, गूगल करेंगे या हम लोग एजुकेशन लेंगे। कुछ-कुछ हमें मसला भी चाहिए, हमें स्पोर्ट्स भी चाहिए, हमें एंटरटेनमेंट भी चाहिए। लेकिन हमें मोबाइल का जो यूज़ है वो अच्छा काम तो इसमें हमारे माता-पिता ही इतने पढ़े-लिखे नहीं हैं, इतना जानकारी नहीं है कि कैसे क्या चीज़ को यूज़ करना है, नहीं करना है, उनको पता नहीं है। तो अगर बच्चों को एक बेसिक ट्रेनिंग शायद स्कूल के माध्यम से या किसी एनजीओज़ के माध्यम किसी के भी माध्यम से ना तो आपका मुझे लगता है बहुत अच्छा ये है। आप लोग प्लान कीजिए, अच्छा एक प्रपोज़ल लेके आइए, एटलीस्ट मेरे ब्लॉक में जहाँ पे मैं दायित्व ले सकता हूँ। जो भी चीज़ बच्चों के लिए अच्छा होगा उसमें हम लोग ज़रूर करेंगे। जो भी प्लान लेके आ सकता है कि इस हिसाब से अगर हम लोग करने से अच्छा हो ज़रूर करेंगे। सर, अभी हम लोग आते हैं हमारे युवाश्री को लेकर के थोड़ा बातचीत करते हैं। युवाश्री जो सरकार की तरफ से हम युवाओं को दिया जा रहा है, जिसको अभी हम बेकार भत्ता के रूप में भी जान रहे हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो ये स्कीम का नाम है जुबो साथी। अभी बजट करके हमारे मुख्यमंत्री ने ये शुरू किया है। आर्थिक जो सहयोग है, फाइनेंशियल सपोर्ट किनको मिल रहा है? ये मिल रहा है जो माध्यमिक पास किया है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और उनका जो ये है 40 इयर्स तक का लिमिट कर दिया। मेरा जो मानना है, जो इससे पहले वाला एजुकेशन का ऊपर में आपने बोला था कि हमारा टी गार्डन में बहुत सारे बच्चे फाइनेंशियल प्रॉब्लम का चलते आगे का पढ़ाई नहीं कर नहीं पाते। कर पाते हैं।
तो जुगो साथी का जवाब आपका वो पहला प्रश्न नहीं है। ये जो 1500 रुपए करके मिल रहा है, ये कोई जॉब का अल्टरनेटिव नहीं है। इसको हम लोग को समझना चाहिए। जो भी आपका पॉडकास्ट देख रहा है, उनको भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको जुगो साथी स्कीम यहाँ पे लॉन्च किया, इसका मतलब अब आप पश्चिम बंगाल में कहीं पे भी आप नौकरी नहीं कर पाएँगे, आप जॉब के लिए ट्राई नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है। माध्यमिक करने के बाद में जब एक बच्चा, एक स्टूडेंट्स, एक युवा बा युवती जिनको अगर हायर एजुकेशन लेना है या कोई कोचिंग लेना है, तो उनका तो एक खर्चा है। अगर कोई ट्यूशन भी लेता है, तो उनका तो खर्चा है। या मान लो एक लड़का या एक लड़की पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएट करने के बाद में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठा है, उसको एग्ज़ाम देने के लिए कलकत्ता जाना है। अगर साल में 2, 3, 4 एग्ज़ाम भी अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहा है, तो वो वहाँ पे सेंटर तक जाना, सेंटर फिर आना, उसका भी एक खर्च है। तो ये ₹1500 जो है, वो साल का लगभग 12 से 18,000 रुपए होता है। ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट है उनके लिए। ये कोई जॉब का अल्टरनेटिव नहीं है। तो अगर सरकार हमें ये फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, तो मेरा मेरा हिसाब से मोर देन 12,000 यहाँ पे इस ब्लॉक में हमारी युवा युवती में इस स्कीम के लिए अप्लाई किया है। तो अगर 10-12 हज़ार से ज़्यादा युवा युवती को अगर ये फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए हमें तो हमारे मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय की कोई बात ही नहीं है। देखिए सर, अभी तो बहुत महँगाई का ज़माना है, तो इस महँगाई में जैसे एजुकेशन या कोई स्किल्स को सीखने के लिए भी बहुत पैसा लगता है, तो उस समय में 1500 क्या काफ़ी है एक बच्चे के लिए, एक युवा के लिए, जो सहयोग राशि हमें प्रदान की जा रही है? ये एक सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, फाइनेंशियल असिस्टेंस इसको बोला जाता है। ये सारा पैसा तो सरकार नहीं दे पाएगा, लेकिन जो दे रहा है, उससे काफ़ी हद तक युवा युवती को सपोर्ट होगा। जो अपनी एडमिशन लेना चाहता है। मान लो एक 18,000 रुपए आता है, अगर आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, आपको कलकत्ता जाना है ना, अगर आप स्लीपर में भी आप जाते हैं, तो आपको 3 साढ़े 300 400 रुपए टिकट का दाम है, जाना-आना 800 रुपए, होटल में बैठेंगे, वो खर्चा तो आपका बेयर हो जाएगा ना। यही चीज़ है कि हमारा सारा कुछ सरकार हमको करके नहीं दे पाएगा। लेकिन यही चीज़ हमें दूसरी ओर भी तो देखना चाहिए कि फेडरल स्ट्रक्चर का अंदर में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो है। मैं युवा युवतियों को पूछना चाहता हूँ, 2014 में हमारा जो देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक मैसेज दिया था कि अगर हमारा सरकार बनता है, तो प्रति वर्ष हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। कि उनका एजेंडा में आप यूट्यूब पे खोल के देख लीजिए 2014 का जो मोदी जी का स्पीच है। तो 2014 से अगर प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी होता है, तो आपका तो 24-26 तक तो 12 साल में तो 12 दूना 24 हज़ार करोड़ युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। तो कितना लोगों को यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी मिला है? आप अगर टॉस टाइट लेके ढूँढेंगे, तब भी नौकरी नहीं मिला। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस अ, हमारे लिए बहुत सपोर्ट एक सिस्टम रहेगा, विशेष करके। नहीं तो इतने लोग आके फॉर्म नहीं भरते। 12 मेरे हिसाब से 2 दिन पहले तक 26 से 24 तारीख तक 10,300 फॉर्म भर चुका था। मुझे एग्ज़ैक्ट डाटा मालूम नहीं है, फिर भी 11-12 हज़ार युवा युवतियों ने भरा है। तो इसका मतलब 12,000 लोगों को वो स्कीम का लाभ चाहिए। तो हम उसको नकार नहीं सकते। एजुकेटेड युवा भत्ता के लिए कि है या उनको कुछ स्किल्ड बेस अगर हम तैयार करें तो वो ज़्यादा अगर कोई स्किल हाँ, अगर हम लोग दे रहे हैं तो हाँ। आत्मनिर्भर बना सकते हैं हम युवाओं को। 100% और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो 1500 की राशि की वज़ह से युवा जो है कम्फर्ट ज़ोन में चले जाएँ। ना हम बोले ना कि हर चीज़ का 2 पहलू है। अगर हम बता देते हैं कि अगर हम फाइनेंशियल डिसीज़न लेते हैं, हम सोचते हैं कि अब ये हमारा फ्यूचर है, वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप वो पैसा से आप कोचिंग करते हैं, आप दूसरा काम करते हैं या आप कुछ स्टार्ट करते हैं, तो आपका उसके ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना? लेकिन ये एक असिस्टेंस है, ये एक अल्टरनेटिव नहीं है, मैंने शुरू में बोला है कि ये जॉब का अल्टरनेटिव नहीं है। क्योंकि जॉब होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का जब-जब भी नोटिफ़िकेशन होगा, एक युवा, एक युवती उसके लिए अप्लाई कर ही सकता है। जो कर भी रहा है, जो मिल भी रहा है ना? ये जॉब का अल्टरनेटिव नहीं है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस केवल केवल है। इसको इस हिसाब से लेना चाहिए। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है आज के डेट में। अब वेस्ट बंगाल लीजिए या हर एक स्टेट में देखा जाए तो बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है सर। लेकिन देखा जाए तो सरकार सभी को नौकरी नहीं दे सकती है, ये भी एक बात सच है। तो हम ये जो बेरोज़गारी है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? आप इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, जो हमारा देश का पॉपुलेशन है, अभी 150 करोड़ शायद हो चुका है। सब शिक्षित युवाओं को नौकरी देना ये संभव नहीं है, जो आपने खुद ही बोला, ये सभी जानते हैं। इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट यानी कि एक शिक्षित जो युवाओं को मिलते हैं, आत्मनिर्भर होने के लिए, खुद डिपेंडेंट होने के लिए, अपने स्किल को डेवलप करने के लिए जो अभी बहुत सारा अभी आप सोशल मीडिया आप देखिए,
बहुत सारी युवा युवती यूट्यूब से लाखों रुपए पैसा इनकम कर रहा है, कोई ऑनलाइन क्लास करके कर रहा है। जिस हिसाब से वर्ल्ड में जो इकोनॉमी चल रहा है, उस हिसाब से खुद को डालना डालना पड़ेगा। कोई स्टार्टअप कर सकता है, छोटा-छोटा बिज़नेस कर सकता है। छोटा-छोटा बिज़नेस करके भी आदमी आगे बढ़ सकता है। देखिए, स्किल्स को डेवलप करने से एक कोई भी पर्टिकुलर युवा अपना स्वरोजगार बना सकता है। तो हमारे ब्लॉक लेवल में स्किल डेवलपमेंट के लिए सर किसी प्रकार का कुछ इंस्टीट्यूशन या कोई सरकार से कुछ सहयोग? विशेष करके सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अभी महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए यहाँ पे एसएचजी किया गया है। एसएचजी को अच्छा पैसा एकदम कम कम इंटरेस्ट में, शायद 0.5 या 1% से नीचे का इंटरेस्ट में पैसा मिलता है। सिलाई-बुनाई का जो ट्रेनिंग होता है, आपका जो स्टिचिंग का काम होता है, ब्यूटी उसका ट्रेनिंग होता है। ये सारा काम एसएचजी को, क्योंकि महिला लोग को विशेष करके, क्योंकि किसी चीज़ को महिला जो है वो मतलब खूब स्ट्रिक्टली या डिसिप्लिन वे में कर रहा है, इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारा प्रोग्राम्स लोकल लेवल में चल रहा है। अगर वो पैसा भी हमें मिल रहा है, अगर उसको हम लोग ठीक हिसाब से यूटिलाइज़ करेंगे, जो भी स्किल डेवलपमेंट के लिए हमें ट्रेनिंग मिल रहा है, वो अगर ठीक से करेंगे या कोई ग्रुप्स हम लोग रेडी करेंगे, क्योंकि अभी हर घर का अंदर में आपका सिलाई-बुनाई का जो है वो ट्रेनिंग करके लड़की लोग बैठी है। लेकिन उनको एक जगह ला के, अगर हम लोग जैसे बहुत सारा जगह में हम लोग शुरू किए हैं कि जो स्कूल का यूनिफ़ॉर्म्स जो बनता है सरकारी स्कूल्स का, वो एसएसजी को मिला है। सिलाई-बुनाई करता है, वो करके वो सप्लाई कर सकते हैं। इस हिसाब से सरकार की भी नहीं होगी, लेकिन हम बोले ना, हमारा सोसाइटी को भी और अवेयर होके आगे आना चाहिए। गवर्नमेंट जो भी सुविधा दे रहा है, उसको ये करने के लिए। और रिसेंटली हमारा सब डिवीज़न में 1 साल पहले, शायद 2 साल पहले डब्ल्यूबीसीएस के लिए फ्री कोचिंग का आया था, जो सब डिवीज़न लेवल में हुआ था, जो शिक्षित बच्चा जिसके लिए या और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ट्राई करता है, उनके लिए क्लासेस फ्री कोचिंग किया गया था। ये सारा चीज़ जब होता है, हम लोग विशेष करके चाय बागान के जो है, हम लोग कभी-कभी अवेयर ना होने के कारण स्ट्रांगली अपना बात को नहीं रख पाए थे, इसलिए हम लोग थोड़ा पीछे हैं। लेकिन बहुत ऐसा भी एग्ज़ाम्पल्स है। रिसेंटली आमबाड़ी टी गार्डन में एक लड़का या लड़की वो नीट का एग्ज़ाम पास किया। ऐसा हर टी गार्डन से अभी बच्चा लोग पढ़कर अपना बलबूते पर अच्छा शिक्षा ले रहा है। उनसे हमको प्रेरणा लेना चाहिए। जनरेशन बहुत फास्ट बढ़ रही है, बहुत आगे निकल रही है। अब अगर स्टेट को देख लीजिए, हमारे स्टेट को देख लीजिए, हमारे स्टेट को छोड़िए, हमारा इलाका, क्योंकि चाय बागान है बहुत पिछड़ा हुआ, सभी लोग जानते हैं कि बहुत पिछड़ा हुआ है अभी भी, आज के समय के अनुसार। तो इसको समय के साथ लेके जाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या आप क्या कर रहे हैं, हमारे ब्लॉक में क्या कर रहे हैं? क्योंकि ब्लॉक वाइज़ ही देखा जाए तो इसको ठीक किया जा। आप बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि हमारा जो डूअर्स डूअर्स बोलने से जो चाय बागान इलाका हमारा है, वो हम लोग और एरिया का अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम लोग थोड़ा पीछे है। ये ये कोई झूठ बात नहीं, सही बात है। ये क्या हुआ था कि जब यहाँ पे 35 इयर्स लेफ्ट का गवर्नमेंट था, वामफ्रंट का गवर्नमेंट था, उस समय क्या हुआ कि चाय बागान का जो उनका शेड्यूल अगर आप देखते हैं, तो वो सुबह चाय बागान का जो घंटी बजेगा, उसके बाद वो काम में जाता है। फिर 4-5 बजे आता है। हर 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर रेडियस के अंदर में गड्डी खाना खोल दिया गया, ताकि एक मज़दूर काम करेगा, आएगा, तहसीलदार लेगा, पिएगा, सो जाएगा, कभी भी अपना हक अधिकार कभी नहीं माँगेगा। तो ये 35 इयर्स लेफ्ट का गवर्नमेंट में चाय बागान के युवा युवती अच्छा शिक्षा न ले पाए, अपना आवाज़ नहीं उठा पाए, इस हिसाब से यहाँ पे पॉलिसी किया गया। जिसमें 2011 में पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने का बाद में बहुत सारा चेंजेस यहाँ पे देखने को मिला। हम दूसरा एरिया पे हम लोग नहीं बढ़े। आज चाय बागान का अंदर में जो हमारा ये ट्राइबल एरिया, हमारा सारा एमएलए जो है वर्ष का अंदर वो रिजर्व है। तो ये जो ट्राइबल डिपार्टमेंट जो बनाया गया है, वो हमारा सरकार आने के बाद में ट्राइबल डिपार्टमेंट अलग से एसटी डिपार्टमेंट बनाया गया, उसका अलग से डिपार्टमेंट पहले। दूसरा ये बानाघाट, हम लोग जो बानाघाट अभी आप भी बोल रहे, बार-बार पूछते हैं हमारा ब्लॉक, तो ये ब्लॉक भी बना है। आज आप जो क्वेश्चन करने का रास्ता मिला है, वो ब्लॉक भी हमारा सरकारी, हमारा मुख्यमंत्री बना है। नहीं तो इससे पहले हम लोग को कोई भी काम के लिए हम लोग को धूपगढ़ी जाना पड़ता है। धूपगढ़ी जाना पड़ता है। एक छोटा-सा काम, जैसे सबसे दूर तो हमारा चामरसी है, जो चामरसी दीपा लाइन है, वहाँ से धूपगढ़ी अगर जाने से आपका 1 दिन पूरा लग जाएगा, बस में जाना है। तो ये छोटा ब्लॉक क्या, ये भी देन क्या है, हमारा मुख्यमंत्री का भी देन। हमारे चाय बागान में आदिवासी, नेपाली, मारवाड़ी, बिहारी, बंगाली, मुस्लिम जो भी है, हमारा कॉमन लैंग्वेज हिंदी भाषी जो बोला जाता है। तो कॉमन लैंग्वेज हिंदी जो है, हिंदी कॉलेज जो हमारा कार्तिक उरांव हिंदी कॉलेज बना, सरकार जो बना, ये भी हमारा सरकार का ही देन है। 2 वर्ष में कहीं पे भी हिंदी कॉलेज कभी भी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हिंदी कॉलेज बनाया ही नहीं है। ये हिंदी कॉलेज बनाने हमारा देन है।
अभी रिसेंटली ब्लॉक बनने के बाद में हमारा डी ऑफिस वहाँ पे बना। उसके बाद में जो हमारा हॉस्पिटल है, अभी 30 बेडेड हॉस्पिटल हमारा बना है, बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। लगभग 33 करोड़ रुपीज का ये हॉस्पिटल बन रहा है। रिसेंटली अभी फायर ब्रिगेड, क्योंकि एक ब्लॉक में फायर ब्रिगेड का जरूरत है, कभी आग लगता है, फायर ब्रिगेड का ऑलरेडी टेंडर हो चुका है। ये साइड टेंडर ओपनिंग हो जाएगा। प्रत्येक चाय बागान का अंदर में हॉस्पिटल बनाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार क्या किया, टी बोर्ड के माध्यम से हॉस्पिटल यहाँ पे शुरू किया। जो अभी हमारा अम्बाड़ी चाय बागान में, चामोसी चाय बागान में एवं रेड बेड, जो 3 सी गार्डन थोड़ा खराब अवस्था में है, ये 3 गार्डन में हॉस्पिटल हमारा हो गया है। प्रत्येक चाय बागान के अंदर गवर्नमेंट रेस्ट हाउस लाने के लिए, ताकि जो 50 लोग को लेके वहाँ काम में जाता है, उनको रखने के लिए रेस्ट हाउस का व्यवस्था वो यहाँ पे शुरू किया गया है। और फिर हर एक टी गार्डन के अंदर एम्बुलेंस व्यवस्था, जो अभी रिसेंटली 3 जगह पे हमारा एम्बुलेंस आ भी चुका है। तो ये सारा डेवलपमेंट है। और आज से 15 साल पहले और अभी 15 साल का बाद में चाय बागान का अंदर में भी बहुत सारे चेंजेस हम लोग को देखने को मिलता है। क्योंकि हमारा आगे वाला जनरेशन उतना शिक्षित नहीं था, नहीं था। लेकिन अभी का जनरेशन क्या है, शिक्षित है। चाहे वो 10 पास कर रहा है, चाहे ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई तो अच्छा स्टडी भी कर रहा है। फिर भी अभी का जो नया जो जनरेशन है, वो अभी चाय बागान के अंदर में अच्छा पढ़ा लिखा शिक्षित, चाहे वो आदिवासी से हो, चाहे वो नेपाली से हो, चाहे वो हिंदी भाषी हो, निकल के आ रहा है और अच्छा-अच्छा क्षेत्र में काम भी कर रहा है। ये चेंजेस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये जो जब शिक्षित जमात जब आगे आएगा, तब निश्चय अवेयरनेस तो रहेगा ही। क्योंकि अवेयरनेस तो केवल मीटिंग करके नहीं किया जा सकता। अवेयरनेस विभिन्न माध्यम से अवेयरनेस हो सकता है। सोशल मीडिया के मार्फत से भी अभी अवेयरनेस हो सकता है। आज में हर इंसान का हाथ में मोबाइल फ़ोन है। वो मोबाइल फ़ोन से कहाँ पे क्या हो रहा है, सब कुछ देखने को मिलेगा। आज आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो जब पब्लिश होगा तो पूरा ऑल ओवर बंगाल से, डूअर्स से, इंडिया से भी वो इंटरव्यू देख सकता है। तो यहाँ से भी अवेयरनेस होगा। इसलिए ये अवेयरनेस जो है, देखिए, हर चीज़ सरकार नहीं करेगा, मैंने शुरू में ही बताया। हर व्यक्ति का अपना-अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम लोग को लेना चाहिए। और ये ब्लॉग में मैंने आपको जो उदाहरण दिया, ऐसा हज़ारों उदाहरण है जो डेवलपमेंट का, और हमारा ये ब्लॉग जा रहा है, जो विगत कभी भी हमको देखने को नहीं मिला। सर, अभी थोड़े दिन पहले ही आपने स्टार्टअप का बात किया, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप का अभी जनरेशन है, जहाँ पर स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा अभी फेज़ में है। तो इसपे आप क्या बोलना चाहेंगे? और हमारे स्टेट में इसका स्टूडेंट्स में, युवाओं में जो क्रेज़ बढ़ा है या उसको लेके वो लोग सोच रहे हैं आगे बढ़े, इसको लेके हमारी सरकार कुछ सोचती है? देखिए, सबसे पहले जो क्योंकि स्टार्टअप बहुत बड़ी बात है जो समाज में। एजुकेशन के ऊपर आपने बोला, एक व्यक्ति तभी कुछ कर पाता है जब वो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षित रहता है। परसेंटेज पर एनम का इंटरेस्ट से शायद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हमारा गवर्नमेंट लॉन्च किया है। इसमें 10 लाख तक एक युवा युवती पढ़ने के लिए लोन अप्लाई कर सकता है। कोऑपरेटिव बैंक से बहुत सारा ये सुविधा, चाहे ये हो। तो सरकार जब आपको इतना कम पैसा में फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको दे रहा है, और ये छोड़ के आप, हमारा बहुत सारा लोन स्कीम्स है, जो पैसा से आप कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं ऐसा, अपने बलबूते पर भी कर रहा है। कोई इंस्टीट्यूट चला रहा है, कोई छोटा-छोटा बिज़नेस चला रहा है। टूवर्ड्स में विशेष करके टैलेंट का कोई कमी बिल्कुल भी नहीं है। सरकार अपना जगह पर काम कर रहा है, लेकिन वो टैलेंट और वो सरकार का स्कीम्स को एक जगह लाने के लिए आप जैसे युवती, हम लोग जैसे सोच रहे हैं, उनको आगे आके इसको मैचअप कराना है। और इसका आंसर ये है। मान के चलिए सर कि कोई स्टार्टअप करना चाहता है, जैसे मैं ही एक एंटरप्रेन्योर, लेडी एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा छोटा-सा स्टार्टअप है। तो वो स्टार्टअप करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, क्योंकि मैं फाइनेंशियल, मेरा बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम लोगों को क्या सुविधाएँ मिल सकती है? सरकार की तरफ से क्या सुविधाएँ? आप लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका गवर्नमेंट जो लोन दे रहा है। जैसे बैंक में, अगर मैं बेसिकली, मेरा एक्सपीरियंस है, आपको मैं बोलना चाहूँगी कि बैंक में जब बात करने के लिए हम जाते हैं कि सर हम कुछ करना चाहते हैं, हमें लोन चाहिए। बीइंग अ गर्ल, वो उनका कहना है कि बहुत सारा आपको सिक्योरिटी मनी दिखाना पड़ेगा, तब जाके हाँ, आपको। वो प्राइवेट जो आपका बैंक से, वो तो आपको मांगेगा ही। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपका सिक्योरिटी या आपका ज़मीन का दलील है, वो आपको, अगर आप प्राइवेट बैंक में आप जाने से वो आपको लगेगा। हम बोला गवर्नमेंट, आप क्या स्टार्ट करना चाहते हैं? ब्लॉक लेवल में भी आपका एक प्रोग्राम है कि आप लोग इसको करके आप शुरू, आप खाली आप नहीं, और भी ऐसे लोग जो कुछ स्टार्ट करना चाहता है अपना बोल या कोई कर रहा है, लेकिन उनको करने में बहुत सारा तकलीफ हो रहा है, उनको हम पर्सनल लेवल में भी हेल्प कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि है। आज देखा जाए सर, तो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से आज मैं अपना ही एक छोटा-सा स्टार्टअप को एक लेवल तक स्केल नहीं कर पा रही हूँ, और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं।
क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में कोई नहीं है सपोर्ट के लिए, लेकिन भी हम करने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हो सकता है हमारे क्षेत्र में, हमारे ब्लॉक में भी बहुत सारे युवा-युवती हैं जो कुछ करना चाहते हैं। अगर इस तरह का कोई स्कीम है और उनको हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से अगर पता चल रहा है, तो वो भी आज के डेट में स्टार्टअप कर सकते हैं और कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? तो स्वरोज़गार हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी हमारे मैंने पॉडकास्ट के मैंने माध्यम आपको बता दिया है, विशेष करके एसएचजी का माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप से ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसमें हर एक बूथ से लगभग 10-15 ग्रुप्स ऑफ महिला उनको फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार दे रहा है। क्योंकि वो पैसा देने का कारण ही है कि आप वो पैसा से कुछ न कुछ कर पाएँ। आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। मान लीजिए आप एंटरप्रेन्योर कोई बड़ा बिज़नेस नहीं भी करते हैं, आप फार्मिंग करते हैं, आप पोल्ट्री का फार्मिंग करते हैं, आप बकरी का करते हैं, गाय का करते हैं, हनी का करते हैं, फिशरी का करते हैं या और कुछ भी करता है, वो सरकार आपको पैसा दे रहा है, एकदम कम इंटरेस्ट में। लेकिन वो प्रॉपर चैनल से हम लोग नहीं जा रहे हैं बोल के बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, कर भी रहे हैं बहुत सारा। अपना स्टार्टअप किए भी है, बिना कोई हमारे को कुछ सर्कल ग्रुप्स अच्छा काम कर रही है। इस हिसाब से आप लोग को भी, क्योंकि महिला तो आप एक लेडी है, महिला लोग तो आराम से एसएचजी कर ही सकते हैं, कि एसएचजी का पुरुष के लिए नहीं है। आप लोग 10 महिला को लेकर आप ग्रुप कीजिए, और ग्रुप करने के बाद में आप कोई प्रोजेक्ट बनाइए, वो प्रोजेक्ट बनाएँगे आपका जो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो संघ होता है, आप उनसे वो कीजिए, आप बैंक में जाइए, आपको इज़िली लोन मिल जाएगा। लोन मिलेगा तो आप वो पैसा को एकदम कम इंटरेस्ट में आप वो पैसा को यूटिलाइज़ कीजिए। अगर वो आपका लोन आप क्लियर करते हैं, तो आपको और ज़्यादा पैसा मिलेगा। उससे आप फिर आप अपना काम को कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी सरकार कर रही है। लेकिन हम थ्रू प्रॉपर चैनल बा हो सकता है कहीं पे कुछ कम्युनिकेशन गैपिंग होने का कारण हमारे युवा-युवती सारा चीज़ को ये नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारा तो ले भी रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहा है, जो मैंने बताया जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो हाई लेवल पढ़ाई करने के लिए, वो भी पैसा लेके लोन लेके वो भी कर रहा है। सर, हमेशा से ये शिकायत होती है कि सरकारी सुविधाएँ जो है, वो किसी पार्टी विशेष के लोगों को ही इसका लाभ मिलता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ना ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं जो भी बात बोलता हूँ वो फैक्ट्स का ऊपर बोलता हूँ, आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे इलेक्शंस में बहुत सारी जगहों पर हम लोग हारते हैं, बूथ्स पर हम लोग हारते हैं। अन्य-अन्य राजनीतिक दल का लोग भी जीत जाते हैं। तो वो बूथ्स पे जो उनको वोट करते हैं, आज अभी पश्चिम बंगाल का एकदम हॉट टॉपिक अभी महिलाओं को जो पैसा ₹500 करके बढ़ाया गया है, लक्ष्मी भंडार। तो 1200 मिलता था उनको 1700 मिल रहा है, जो 1000 मिल रहा था उनको 1500 मिल रहा है। तो वो स्कीम का सुविधा क्या हमारा जो अपोजिशन पार्टी कर रहा है उनको नहीं मिल रहा है, सबको मिल रहा है। मैंने एग्जांपल बताया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये दलीय हिसाब से आपको कोई सुविधा मिलेगा। पश्चिम बंगाल सरकार का कोई भी स्कीम्स, कोई भी सुविधा हो, वो सबको इक्विवेलेंट जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उस हिसाब से मिलता है। इसमें कोई पार्टी का ये रेफरेंस का कोई बात नहीं। इलेक्शन सामने है और इतने सारी स्कीम हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता लेके आ रही हैं, तो क्या ये एक वोट बैंक का वोट एकत्रित करने का एक माध्यम इसको बोल सकते हैं? इलेक्शन के सामने ही ये सब चीज़ें क्यों सर? ये वोट लेने का एक तरीका जैसे हम लोगों को लग रहा है, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए आपका जो प्रश्न है वो जायज़ प्रश्न है। एक पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन लड़ता है, तो वो वोट जीतने के लिए लड़ता है। जब हमारा मुख्यमंत्री तो हम 2021 सोच का सकते हैं कि ये वोट बैंक ना, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको इसके ऊपर विस्तृत बता रहा हूँ। जब 2021 का इलेक्शंस स्टार्ट हुआ था, शुरू हो रहा था, तब मेटली ब्लॉक का एक जगह पे एक मीटिंग हो रहा था, जो मीटिंग में हमारे माननीय मुख्यमंत्री उस समय वो स्पीच दे रही थी और भाग्य से मैं भी वही स्टेज में उनके साथ मैं भी था। तो वहाँ पे उन्होंने लक्ष्मी भंडार का बात बोला कि हमारा अगर सरकार हम बनाएँगे, तो हम लोग महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग उस समय से 1000 रुपीज़ 1000 रुपए करके हम लोग देंगे। तो एक समय के लिए जो मैं भी वो स्टेज पर था, तो मुझे लगा कि ये दीदी शायद वोट के लिए बोल रही होगी, अभी सामने इलेक्शंस है। लेकिन वोट खत्म हुआ, हमारा सरकार बना और दीदी ने वो प्रॉमिस पूरा किया और वो जो 2021 से चल रहा है, वो अभी 26 हो रहा है, वो अभी तक वो चल रहा है। तो ये स्कीम जो है वो 21 से इलेक्शन से पहले बोला हुआ है स्कीम, अभी उसमें थोड़ा-सा अपग्रेड किया गया है क्योंकि 1000-1200 रुपए अमाउंट को उसको क्या किया, बढ़ाया
गया। उसी हिसाब से जब ये अमाउंट बढ़ा, तब हमारा जो ऑपोजिशन लीडर है शुभेंदु अधिकारी, वो हड़बड़ाहट में क्या बोला है कि अगर हमारा सरकार आता है, तो हम आप लोग को महिलाओं को हम 3,000 देंगे। तो आपका पॉडकास्ट के माध्यम से मैं शुभेंदु अधिकारी जी को बोलना चाहता हूँ कि आपका असम में तो आपका गवर्नमेंट ऑलरेडी है, तो आप पहले वहाँ पे लक्ष्मी भंडार शुरू कीजिए, क्योंकि ये स्कीम तो 2021 से ही चल रहा है। अब आप जो बोले हैं कि ये जो स्कीम्स हर बजट में हमारा सरकार कुछ न कुछ स्कीम्स लेके आ रहा है, एवरी ईयर हो या 2 साल के अंदर हो, चाहे 5 साल के अंदर हो। तो जब मैं मेरा बात बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल के अंदर में जितना भी स्कीम्स जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, वो विशेष करके महिला केंद्रित, चाहे रूपश्री बोलिए, चाहे कन्याश्री बोलिए, चाहे लक्ष्मी भंडार बोलिए, वो स्पेशली ज्यादा तौर पर महिलाओं के लिए था। तो बहुत मीटिंग्स में हम लोग जाते भी हैं, तो हमारे जो युवा है वो भी हम लोग को प्रश्न करता था कि सब तो लड़की को महिलाओं के लिए है, तो हम लोग के लिए क्या है। तो वहां पे जो बात उठ के आया, शायद हो सकता है कि वो बात हमारे मुख्यमंत्री के कान तक पहुंचा, और इस बार युवाओं के लिए भी ये स्कीम्स लेके आए। अब हमें बोलने के लिए इजी हो रहा है कि अभी स्कीम्स केवल महिलाओं के लिए नहीं है, ये युवाओं के लिए है। देखिए, एक एक सरकार और एक पॉलिटिकल पार्टी। सरकार का काम है पब्लिक को खुश रखना, पब्लिक को सुविधा देना, पब्लिक का सुख दुख में साथ देना, ये सरकार का काम। और एक पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि पब्लिक का काम करके, पब्लिक को सुविधा देके, पब्लिक का हेल्प करके उनका मन जीत के फिर से सरकार बनाना। तो ये जो एक राजनीतिक पार्टी का धर्म है, वो तो करेगा ही। लेकिन ये जो स्कीम चालू किया है, वो कितना साल के लिए? 5 ईयर्स की। यानी कि जो आपका युवा साथी शुरू किया 26 में ये शुरू हुआ, वो कब तक के लिए बोला गया है? 5 साल, 27, 28, 29, 31 तक के लिए। फिर 31 में जाके उसको फिर से रिव्यू किया जाएगा। रिन्यू किया जाएगा या वहाँ पर तो वो रिव्यू किया जाएगा, लेकिन वो तो गवर्नमेंट का पार्ट है, वो तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये 5 ईयर्स का जो असिस्टेंस है, ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स किया, उससे अपोजिशन जो है वो घबराहट में आ गया। तो अभी कुछ तो विरोधी का तो काम होता है विरोध करना। हम अच्छा काम करेंगे तो भी विरोध करेगा। एक तरफ वो बोल रहे हैं कि लक्ष्मी भंडार का हम लोग आएंगे तो पैसा बढ़ाएंगे, इसका मतलब तो लक्ष्मी भंडार सही है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए तो पैसा बढ़ाने का बात बोल रहे हैं। तो एक तरफ युवाओं का क्या बात बोल रहा है, युवा युवतियों के लिए ये अपमान है। तो अपमान है, तो मेरा ब्लॉक में 13,000 युवा युवती ने फॉर्म भरा, उनको तो कहीं रोक नहीं पाए। देखिए, वास्तविक बात क्या है? वास्तविक बात यह है कि जमीनी स्तर पर एक आम जनता को बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, और ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो मिलता है आज का दिन में, देखिए, ये जो महिलाओं को 1500 1700 मिलता है, 1700 बोलने से साल का कितना पैसा होता है, हिसाब कीजिए। बहुत सारा ऐसा परिवार होता है कि जो जिनको महीना खत्म होने के लिए स्कूल का ट्यूशन फीस देने के लिए पैसा कम पड़ जाता हो, घर में गेस्ट आता है, कभी गैस सिलेंडर का सिलेंडर भरने का पैसा नहीं होता, फीस देने का पैसा नहीं होता, राशन। तो ये पैसा उनके लिए कितना उपयोगी है, वो वही परिवार का, वही महिला, साधारण वर्ग का महिला या युवा या युवती ही बोल सकता है, जो अच्छा जगह में है, जिसका अच्छा इनकम है, जो पैसा वाला, हमको इसे कुछ मतलब नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट जो भी स्कीम शुरू करता है, वो साधारण पब्लिक को, जो आम नागरिक है, जो एकदम निचले तबका का है, उनको मजबूत करने के लिए ये स्कीम्स लाते हैं। सर हमारे मुख्यमंत्री बहुत सारी स्कीम तो लेके आ रही है, बहुत अच्छी बात है, हम युवाओं का बहुत सहयोग हो रहा है जमीनी स्तर पर। लेकिन हम युवा बहुत अभी एजुकेटेड ऐसे हैं, वेल एजुकेटेड, डिग्री ले लेके घर में बैठे हैं, तो उनको नौकरी की तरफ सोचना नहीं चाहिए। बहुत सारा वैकेंसीज खाली भी है, देखा जाए तो स्कूल में टीचर्स का कमी है, बहुत जगह में वैकेंसीज है, लेकिन हमारे वेस्ट बंगाल में सर नौकरी नहीं है। और ये नौकरी का कमी की वजह से बहुत सारे वेल एजुकेटेड डिग्री ले लेके हमारे यहाँ से निकल के दिल्ली जा रहे हैं, बैंगलोर जा रहे हैं काम करने के लिए, कोई केरला जा रहा है। सर अच्छे एजुकेटेड लोग हैं और वहां पर जाके बहुत ऐसे ऐसे काम भी कर रहे हैं जो उनके लायक भी नहीं है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे हमारे पहले मुख्यमंत्री को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले मेरा आपसे प्रश्न है, आप जो टीम आए, आप लोग ये स्कीम के लिए भरे हैं? तो जवाब आता ही है, आप एक छोटा सा इंटरप्रेटर आप करती हैं, लेकिन आप सारा कुछ करते हुए भी प्रैक्टिकल क्या है कि आपको वो 1500 बहुत उपयोगी होगा। सर बिल्कुल, मैं है ना? एक्सेप्ट कर रही हूँ। पहला तो मैं बता रहा हूँ, तो देखिए, एक तरफ आदमी का प्रश्न है कि इससे क्या होगा, फिर हम ले भी रहे हैं। तो हमारा कहना है क्या कि जमीनी स्तर पर ये चीज बहुत इफेक्टिव है, वरना इतने लोग आकर फॉर्म नहीं भरते। लेकिन इसका मैंने शुरू में भी बताया, इसका ये अर्थ नहीं है कि आप कोई जॉब ट्राई नहीं कर सकते, आप कोई नौकरी इसका बाद में नहीं मिल सकता, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, आपने जॉब्स के लिए बोला,
जब जब भी वैकेंसीज हुआ है, आपका ये हुआ है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल नोटिफिकेशन किया है। अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, हमारा चाय बागान में जो हॉस्पिटल्स बना है, वहाँ पे नर्सेज का रिक्रूटमेंट हुआ, नर्सेज का इंटरव्यू हुआ, नोटिफिकेशन हुआ, कीबोर्ड से नोटिफिकेशन हुआ, बहुत सारे हमारे अप्लाई किए, बहुत सारे को नौकरी मिला, हमारा मिला। तो जब जब भी वैकेंसीज होता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे क्या है कि जब नौकरी के लिए कुछ नोटिफिकेशन हो रहा है, वहाँ पे ऑपोजिशन क्या हाईकोर्ट में जाके उसको स्टे कर रहा है या उसको रुकावट दे रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि युवा साथी जितना जरूरी है, उतना जॉब भी बिल्कुल सर, हम जरूरी है। युवाओं को एक अलग और की जरूरत और 1500 से नहीं मिलेगा सर, यही मैं बता रहा हूँ, ये तो 1500 से तो कोई भी परिवार आत्मनिर्भर नहीं हो। नहीं हो पाएगा। ये इसलिए तो साथी का अर्थ क्या होता है कि सुख दुख में हाँ, साथ देने वाला। ये सुख दुख में साथ देने के लिए आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस है। लेकिन आप ये फाइनेंशियल असिस्टेंस लेने के बाद में आपको नौकरी नहीं मिलेगा, ऐसा तो कोई बात नहीं है। लेकिन लेकिन सर वैकेंसीज तो नहीं आ रही, ऐसे ही बहुत कहना नहीं, है। कहना है ऐसा नहीं, फैक्ट्स के ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए हमारे जो युवा युवती जो है, वो बाहर में अगर कोई काम करने के लिए जाता है, तो बाहर में तो कोई सरकारी नौकरी तो उनको नहीं मिल रहा है। सर कुछ नहीं होने के ना ना, बाद मैं बता रहा हूँ, जो बाहर जा रहा है, आप मेजोरिटी ऑफ पर्सन्स को आप देखिए, अगर बाहर जा रहा है तो वो कोई होटल्स में काम कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट्स में काम कर रहा है। इसीलिए पश्चिम बंगाल सरकार कुछ पॉलिसीज लेके आया है। तो ये बहुत हॉट टॉपिक है, ये आप लोग को भी समझना चाहिए, और पॉडकास्ट में ये इंटरव्यू देख रहा है, इसको भी जानना चाहिए। चाय बागान का अंदर हमारा जो एरिया है, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे ज्यादातर जगह क्या हमारा चाय बागान से भरा जगह है। वैकेंट लैंड बहुत कम है ना, सारा तो टी गार्डन का एरिया है। तो टी गार्डन में जो ऑलरेडी टी गार्डन बना हुआ है, वहाँ पे तो कोई अल्टरनेटिव इंडस्ट्री फैक्ट्री का कोई जगह नहीं है, क्योंकि सारा लैंड तो टी गार्डन का ही है। तो गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लेके आया है कि हम टी गार्डन का 15% एरिया तो क्या करेंगे, टी गार्डन में और बिजनेस करने के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। कौन बिजनेस? टी टूरिज्म हो सकता है, होटल्स हो सकता है, रेस्टोरेंट्स हो सकता है, या और प्रोजेक्ट्स हो सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेके आया है, मैं बाद में आपको ये नोटिफिकेशन दे सकता हूँ। तो यहाँ का जो युवा आज बैंगलोर में होटल में काम करने के लिए जाता है, अगर कल का दिन में यहीं पे होटल होता है तो उसको यहीं पे नौकरी मिल जाएगा, है ना। लेकिन उस चीज को फिर एक इस हिसाब से चाय बागान में प्रस्तुत किया गया कि अब चाय बागान का श्रमिक को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, यहाँ पे बाहरी लोग आएगा, यहाँ पे तो हमारा जॉब कैसे आएगा? जॉब के लिए तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टडी करना है, क्योंकि डुवर्स जो है, डुवर्स में नेचुरल ब्यूटी बहुत है। हमारा नदी है, यहाँ पे पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, टी गार्डन है, जंगल है। अगर हम लोग का यहाँ पर टी टूरिज्म का नाम पर अगर हमारा कोई रिसोर्ट, हमारा कोई होटल्स, हमारा कोई और प्रोजेक्ट्स यहाँ पे होता है, तो वहाँ पे ये भी गाइडलाइन में लिया गया है कि इसमें सर्टेन परसेंटेज जो जॉब्स है वो लोकल को ही दिया जाएगा। वहाँ पे वो नोटिफिकेशन में मेंशन भी किया गया है। लेकिन इसको ऑपोजिशन इस हिसाब से सेंटिमेंट दिखाया गया है कि आप चाय श्रमिक को अपना जमीन को छोड़ना पड़ेगा, बाहर का लोग आएगा। तो हम लोग क्या है, चाय बागान में चाहे आदिवासी बोले, चाहे नेपाली बोले, चाहे और मुस्लिम्स बोले के हम लोग गलती हो जाते हैं। आज मैं आपका पॉडकास्ट के माध्यम से सबसे पूछना चाहता हूँ, टेक्निकली अगर देखा जाए, चाय बागान में जो जमीन पर हमारा श्रमिक का जो घर है, वो उनका व्यक्तिगत घर है ना, आपका चाय बागान का मैनेजमेंट है। आप भी एक चाय बागान से आप जुड़ी है, आप बना चाय बागान, आपका मूल घर वहाँ पे है, आपका जो परिवार जो घर में रहता है, हम बोलते हैं कि आप हमारे घर में आइए। लेकिन टेक्निकली देखा जाने से वो घर किसका है? कंपनी का है। हम भावुक हो जाते हैं, ये हमारा 200 साल का हमारा इतिहास है, हमारा पूर्वज ये चाय बागान को यहाँ पे जमीन ये किया, खेती किया, चाय का ये किया, ये हम लोग बात बोलते हैं, सही बात है। लेकिन टेक्निकली क्या है, जब तक हमारा काम बागान में रहेगा तब तक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस दिन हम हट जाएंगे तब हमको वहाँ पे बैठने का परमिशन नहीं, ये तो बात है। तो जो जमीन का हम बात करते हैं वो जमीन तो हमारा है ही नहीं, जमीन हमारा नहीं तो घर हमारा कैसे होगा? इसलिए सरकार क्या बोला, ठीक है आपका इतना 200 साल का आपका इतिहास है, हम आपको क्या देंगे, पट्टा देंगे, आपको जमीन का आपका अधिकार देंगे। अब वो घर आपका होगा, अब वो जमीन आपका होगा, लेकिन विपक्ष उसमें भी विरोध करना है। इसीलिए वो पॉलिसी लेके आया था गवर्नमेंट कि ये जगह जो वैकेंट है, ऐसा नहीं है कि कल्टीवेटेड लैंड जहाँ पे चाय हो रहा है इसका नेचर, क्योंकि बहुत जगह पे क्या है, जैसे आप समरसी बगान में जाइए, बहुत सारा जगह
खाली पड़ा है, कुछ कुछ एरियाज खाली पड़ता है ना जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी, जैसे यहाँ पे हमारे पहाड़ है, नदी है, अगर वहाँ पे कोई इंडस्ट्री या अगर नया कोई होटल्स आ जाता है तो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये पॉलिसी भी गवर्नमेंट लेके आया है, नोटिफिकेशन हुआ पहले शायद 15% फिर 50% लैंड को यूज कर सकता है बोल के पॉलिसी। उसमें भी सरकार को क्या करना पड़ा कि ये जो सेंटिमेंट जो है ना आदमी को भावना में ये करके इसका विरोध किया गया। तो जब भी ऐसा चीज का विरोध होगा हमें इसका क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि जॉब्स तभी क्रिएट होगा जब यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा या अपने के लिए हम लोग अगर इसको देते हैं तो चाय बगान में टी गार्डन छोड़ के तो और हमारा कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो टी गार्डन में लिमिटेड वैकेंसीज है ना। अब कोई चाय बागान का श्रमिक का बेटा हो सकता है, वो पढ़ लिख के अच्छा पढ़ा तो अब वो तो चाय पत्ती उठाने के लिए तो नहीं जाएगा, उसको तो और अपॉर्चुनिटी चाहिए। इसलिए ये सेटअप होना भी जरूरी है। हो सकता है ये मीडिया में सर्कुलेट होने के बाद में बहुत आदमी का इसका ऊपर विभिन्न रिएक्शन होता है, लेकिन आप एक खुद एंटरप्रेन्योर है, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपसे भी मैं पूछना चाहता हूँ ये होने से हमारा समाज का अच्छा होगा कि नहीं होगा? ये पॉलिसीज आना चाहिए। अभी दुनिया जिस हिसाब से घूम रहा है, दुनिया हिसाब से जिस हिसाब से चल रहा है, उसमें तो हम लोग को भी तो चलना चाहिए। या हम पहले का ही थ्योरी लेकर अगर हम लोग चलेंगे, केवल हम लोग भावुक बात करके चलेंगे तो होने वाला कुछ नहीं है, न तो समाज परिवर्तन होगा। और सरकार भी इसके लिए बहुत कोशिश कर रही है, विभिन्न चीज हो रहा है और हमें पूर्ण आशा है इस बार जो सामने इलेक्शन हो रहा है वो इलेक्शन में हम लोग वोट आए, वोट से हम लोग जीत के आएंगे, हमारा सरकार बनेगा और सरकार बनने के बाद में और भी डेवलपमेंट का काम हम लोग इस क्षेत्र में करेंगे। स्पेशली मैं आपका पॉलिटिकली मैं दायित्व में हूँ, मैं तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल दायित्व में हूँ। मैं जो आवाज मैं उठाकर हमारा ब्लॉक में जो भी काम हो सकता है, देखिए मैं आप लोग का जैसे मैं डिसाइड पॉलिटिक्स बहुत सारा अभियान चलाता हूँ। जैसे मेरा अभी रिसेंटली बानाट ब्लॉक प्रीमियर लीग बोल के मेरा क्रिकेट टूर्नामेंट चलाया मैंने, जो स्पेशली नशा मुक्त बानाट बोल के इस टीम का ऊपर किया है। तो ये भी अवेयरनेस है। आज वहाँ पे लगभग 800-150 से ज्यादा युवाओं को पार्टिसिपेट किया, हजारों लोग वो खेला को देखने के लिए। वहाँ पे हर प्रोग्राम पे हम लोग बोल रहे थे कि युवाओं को ड्रग से अलग रहना चाहिए। तो ये प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं। तो माध्यमिक का एग्जाम होता है, फ्री कोचिंग हम लोग कराते हैं। तो ये सारा चीज डिसाइड पॉलिटिक्स भी मैं कराता हूँ। इसलिए ये सब चीजें मैं बता, समाज समाज आगे बढ़ने के लिए सरकार जो करेगा करेगा, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, एक समाज, एक क्षेत्र को भी आगे बढ़ के आना पड़ेगा, सो दैट हमारा समाज आगे बढ़ पाए। एक साल नजदीक है तो बहुत गर्मा गर्म माहौल है। आप क्या बोलना चाहेंगे कि इस बार दीदी हमारी फिर से सत्ते में आ जाएंगी? आपको क्या लगता है? देखिए गर्मा गर्म कोई माहौल नहीं है, माहौल ठंडा ही माहौल, क्या गर्मा गर्म, कुछ गर्मा गर्म नहीं है। देखिए ये पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, जी, बिल्कुल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में हर 5 साल में गर्म है। सभी का मुझे यही सुनने को मिल रहा है कि माहौल भी गर्म है। देखिए यही तो मैं बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। हर 5 साल में इलेक्शन आता है। एक सरकार का टर्म 5 इयर्स होता है, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा। तो 5 साल में जो आपने काम किया है वो काम को लेके हम पब्लिक के पास में जाएंगे। जनता जनार्दन, जनता ही तय करेगा। आज जो बोल रहा है कि माहौल गर्म है, ये तो हम लोग को 29 दिसंबर से एसआईआर का नाम में लाइन में लगा, तो गर्म तो वहां पे है। आज हर व्यक्ति, हर घर, हर इंसान परेशान है। किससे परेशान है? बीजेपी गवर्नमेंट से परेशान है, जो 2014 में आने से पहले 15 लाख का सपना दिखाया था। आज 15 पैसे मिला है? दिखाया था तो यूट्यूब पे खोजिए। मोदी जी, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री बोला है कि हमारा सरकार बनेगा, हम स्विस बैंक से काला धन लाएंगे, गरीब को बांटेंगे, 15 लाख रुपए आ रहा इंसान का खाता में घुसाएगा। 15 लाख का सपना दिखाया और हम लोग 1500 दे रहे हैं। हम लोग कोई सपना दिखाते नहीं, हमारा सरकार सपना नहीं दिखाता, जो बोलता है वो करता है। जितना दे पाएंगे उतना ही बोलते हैं, अगर नहीं देना है तो हम ज्यादा भी बोल देंगे, क्योंकि हमको तो देना ही नहीं है। उनको 15 लाख नहीं देना था, वो 15 लाख बोल दिए। अब हमको 1500 देना है, हमारा सरकार 1500 बोल रहा है, उतना ही दे पाएंगे। जो नहीं दे पाएंगे वो नहीं बोलेंगे, जो बोलती है वो करती है। इससे माहौल गर्म 2021 का चुनाव में उस समय ऐसा माहौल दिखाया गया था कि बंगाल में परिवर्तन होने वाला है, दीदी बनने जा रही है बीजेपी सरकार। क्या हुआ? इलेक्शन का रिजल्ट हुआ, पिछले बार से भी ज्यादा सीट लेके पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने सरकार बनाया। अब इस बार भी ऐसा हो, क्योंकि इस बार भी खेला होगा। खेला तो होगा, खेला होगा। हमारा पॉलिटिकल स्लोगन है। सर ये स्लोगन किसने बनाया? अरे थोड़ा इसके बारे में बात ये हमारा जो
अभी इंटरेस्टिंग है क्या? आईटी सेल का जो हमारा राज्य का इंचार्ज है देवांशु, ये उन्होंने ये लिखा था। ये काफी एग्रेसिव दिखाता है। नहीं, इसको समझना चाहिए। खेला होबे का मतलब क्या है कि सेंस अलग ले लेते हैं हाँ, लोग, खेला हो गए। खेला होबे का मतलब देखिए, अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है तो जो खेलने वाला तो जीतने के लिए खेलेगा, तो हम लोग खेल रहे हैं तो हम लोग जीतने के लिए खेल रहे हैं, खेला तो हो गया, खेला होगा ही। और ऐसा खेला होगा कि विपक्ष कहीं पे भी नहीं टिक पाएगा। मैं आपको एक बात बोल रहा था, एसआर का नाम करके आज चाय बागान वासियों को इतना परेशान किया गया, क्या ये करना जायज था? एक तरफ आप बोलते हैं कि चाय बागान का हमारा 200 साल का इतिहास है, हमारा पूर्वज 200 साल से चाय बागान में रह रहा है, हाँ? और एक तरफ बोलते हैं कि हम बांग्लादेशी रोहिंग्या को हम लोग बाहर निकालेंगे और लाइन में। शायद से आप समझ नहीं। एसआईआर से असहमति का बात नहीं है, एसआईआर का जो प्रोसेस है उससे असहमति का बात है। ये एसआईआर ये काम करने के लिए लगभग 1 साल चाहिए, तो ये काम 2-3 महीने के अंदर खत्म करना पड़ा। आप तो विकल्प किए होंगे, इतना भीड़, जो देश का नागरिक है, जिन्होंने वोट देके नगर कटा के अपना पूनम मेहरा को एमएलए बनाया, जिनका वोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बना, अब वो कह रहे हैं कि ये वोट क्या अवैध, इसका चेक करना चाहिए। तो अवैध है तो प्रधानमंत्री भी अवैध हो गया, विधायक भी अवैध हो गया ना, तो यही लोग तो वोट दिया था विधायक को, यही का विधानसभा से तो अगर वोटर डिफॉल्टर है तो एमएलए भी डिफॉल्टर होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये प्रोसेस से हम लोग नाखुश है। जिस हिसाब से लॉजिकल डिस्पेरेंसी का नाम पर एक साधारण पब्लिक को जो परेशानी किया गया, उसके हमारा विरोध। आप ये प्रोसेस को सिंपल कर सकते थे। हाँ? बहुत सारा हमारा चाय बागान का अंदर क्या है कि हमारा डॉक्यूमेंट ठीक ठाक नहीं है, आदमी तो बनते। अच्छा, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट कब से बनाना शुरू? अभी का जनरेशन बना, इससे पहले बनाते थे क्या? अगर हम आपको पूछेंगे कि आपका दादाजी का या आपका दादी जी का आप डेथ सर्टिफिकेट लाई, आप ले पाएंगे? हाँ? नहीं ले पाएंगे, वो सिस्टम था ही। मेरा खुद का जन्म घर में हुआ, मेरा माँ हॉस्पिटल में मैं जन्म पैदा नहीं हुआ, मेरा खुद का हॉस्पिटल ले जाने वाला सिस्टम, बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट वाला, ये था ये क्षेत्र में अभी रिसेंटली 15-20 साल पहले से शुरू हुआ। ये शहर का नाम पर आदमी को इतना परेशान किया गया है, जो देश का नागरिक है। इसका मतलब यहाँ पे एक एक बूथ में 150, 200, 250 आदमी को हियरिंग में बुलाया गया है। मैं आपका माध्यम से बीजेपी वालों को पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहता हूँ, तो हम लोग क्या विदेश है बांग्लादेश से हम लोग वही क्या है? हाँ? आप इतना माइंड में लगा रहे हैं, आपका काम नहीं है। आप डिमोनिटाइजेशन का समय में भी अपना पैसा बैंक से निकालने के लिए हम लोग को लाइन में लगना पड़ा। अभी फिर एसआर के नाम पे लाइन में लगना पड़ा। केवल आप लाइन नहीं लगाएंगे हम लोग को, पब्लिक को इसका जवाब देगा, इसका जवाब पब्लिक देगा। हम लोग क्या देंगे? जनता ही देगा बीजेपी को जवाब, कि जिस हिसाब से हमारा भी लाइन लग रहा है, लेकिन हमारा लाइन आदमी कुछ पाने के लिए लग रहा है। अभी जो साथी का लाइन कैंप चल रहा है, क्या है? 1500 पाने के लिए, उनका लाइन लगा रहा है क्या करने के लिए? नाम काटने के लिए। अब देखिए आज ये पब्लिश होगा, 28 तारीख आज होगा, पब्लिश होने के बाद देखिए इसका बाद फिर आपका आदमी का रिएक्शन क्या रहेगा। बंगाल में इस बार दिल्ली किस आएंगे? 110%। विपक्ष को आप क्या बोलना चाहेंगे? विपक्ष के लिए हमारा एक गाना है, कुछ तो लोग करेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो ये फालतू बातें से हमें क्या लेना। तो विपक्ष तो बोलेंगे, अपना कुछ ना कुछ तो बात बोलेंगे, उनका भी काम, उनका दुकान है, दुकान तो चलाना ही पड़ेगा, वो दुकान चलाएंगे। लेकिन हमारा दीदी का सरकार, मुख्यमंत्री का सरकार, मानवती मानुष का सरकार, ममता बनर्जी का सरकार आज जिस हिसाब से सोशल वेलफेयर स्कीम्स लेके आया है, महिलाओं को, युवाओं को, ज्योति को, चाय बागान वासियों के जमीन का अधिकार देने का काम, पट्टा का काम, घर का पैसा देने का काम, चाय बागान के अंदर हॉस्पिटल लाने का काम, एम्बुलेंस का काम, ये जो शुरू किया है। डेवलपमेंट एक धारावाहिक प्रक्रिया होता है, आपको समझना पड़ेगा, जनता को भी समझना पड़ेगा। उन्नयन क्या है? एक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। नहीं तो आज देश आजाद हुआ 75 साल का बाद में भी प्रत्येक प्रधानमंत्री लाल किला में बैठ के क्या भाषण देता है? हम देश से गरीबी दूर करेंगे, ये तो भाषण होता है। 75 साल पहले भी क्या था? ये भाषण। इसका मतलब क्या है? देश को तरक्की करना है, डेवलपमेंट करना है, एक रेगुलर प्रोसेस। अगर आपका एक काम बनता है तो आप कल चुपचाप बैठेंगे, आपको दूसरा काम चाहिए, आपको वो हो जाता है, आपको तीसरा काम चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से सरकार ने काम किया है पश्चिम बंगाल में, ऐसा काम विगत कई साल में कभी भी कोई भी सरकार नहीं किया। फिर भी विपक्ष का हम बोली थे, उनका काम गाना गाना हो तो भाई, यहाँ पे कभी भी ऐसा दल जो हमारे बीच में विभाजन लेके आता है, हमारे बीच में अशांति लेके आता है,
हमारा साधारण पब्लिक को परेशान करता है, लाइन में लगाता है, नाम काटता है, आदिवासियों का, गोरखाओं का, जिनका पूर्वज का एक बड़ा इतिहास है यहाँ पे, उनको परेशान करने का काम करता है, ऐसा साधारण कभी यहाँ पे नहीं है। हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे गाँव के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? डुवर्स डायरी के जितने भी व्यूअर्स है और आज जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, विशेष करके युवा युवती को, देखिए ये देश युवाओं का देश है। देश तभी मजबूत हो पाएगा जब युवा मजबूत होगा। उसके लिए आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको देश में चलना पड़ेगा। हम लोग अभी देख रहे हैं, हमारे यहाँ से मैं एक एग्जाम्पल देना चाहिए, चामोसी बाजार से एक लड़का रिकी अग्रवाल, वो अभी आईपीएस बना है। दोस्त है, चामोसी का लड़का अभी आईपीएस है, साउथ बंगाल में, शायद एसडीपीओ या एडिशनल एसपी रैंक में। अभी बहुत सारे चाय बगान से आदिवासी लड़का लड़की नीट एग्जाम पास कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसीएस कर रहे हैं, बहुत सारा ये हो रहा है। बहुत सारा युवा युवती खेल में जाकर फुटबॉल में और क्षेत्र में नाम कर रहा है, शिक्षा में नाम कर रहा है। कोई आपका इंटरव्यू लेने वाला आपका बहन यूट्यूब चला सकती, तो मगर टैलेंट से भरा हुआ यूथ है। डूवर्स में भी बहुत सारा टैलेंट है। हमें अपना आत्मविश्वास को और मजबूत रख के हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। देखिए थोड़ा थोड़ा कठिनाई, थोड़ा थोड़ा परेशानी हर इंसान को होता है, हर परिवार को होता है, हर घर को होता है, हर समाज का होता है, लेकिन आपको मजबूती से आगे आना चाहिए। ये मेरा सबको संदेश है। और जब आप सरकार चुनेंगे, आप लोग हाट बाजार में, हम लोग का तो चाय बागान में हाट का कंसेप्ट है, हाट लगता है कभी रविवार कभी शनिवार। आप लोग जब हाट बाजार में हाट करने के लिए जाते हैं, तो आप लोग टमाटर लेते हैं, आलू लेते हैं। तो टमाटर क्या करते हैं आप लोग, जो दुकानदार आपको ऐसे टमाटर दे देता है, आप ले लेते हैं? टमाटर आप क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। चुन के आप टमाटर लेते हैं। एक टमाटर चाहे 40 रुपए केजी का हो, 50 रुपए केजी हो, या आलू आप लेते हैं, एक टमाटर भी आप क्या करते हैं, उसको पकड़ के आप चुन के, गीला है ना, टाइट है ना, लाल है ना, ये है देख के आप खरीदते हैं। तो आपका भविष्य बनाने वाला सरकार को भी आपको सोच के समझ के चुनना पड़ेगा। जो सरकार आपको दे रहा है, जो सरकार आपका पेट में अन्न दे रहा है, जो सरकार आपको सहयोग कर रहा है, जो सरकार आपका किसी में सुख दुख में साथ दे रहा है, आप उसको चुनेंगे। ये केवल हवाई हवाई बात, बड़ी बड़ी बात, बड़ा देश का बात, महान बात, ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। इसलिए सरकार चुनने का समय में भी आप सोच के समझ के सरकार चुनिएगा। मेरा इतना ही सबसे अपील। हम स्टार्टअप के बारे में बहुत अच्छे से बात की, गहराई में इस विषय में हमने बातचीत करी। सर हमारे पास कुछ स्कीम है जिससे हमारे युवा जो सरकारी नौकरी की तरफ जो लोग नहीं जा रहे हैं, कुछ स्टार्टअप अपना करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ स्कीम है जिससे वो अपना स्टार्टअप कर पाए? देखिए गवर्नमेंट ऑफ स्कीम एक भविष्य क्रेडिट कार्ड बोल के एक स्कीम है, जिसमें आपको 5 लाख रुपए तक का आपका हेल्प मिलेगा, जो जिसमें आपको 10% सब्सिडी भी मिलेगा, लगभग 4% इंटरेस्ट में आपको लोन मिलता है, जो 18 से लेके आगे उम्र तक के लिए ये स्कीम है। आप लोग उस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। आज की बातचीत बहुत अनोखी रही और बहुत इंटरेस्टिंग रही। युवा की आवाज़ में आज आपने अपना कीमती वक़्त दिया डोस्ट डायरी के लिए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। और हम युवाओं के सवालों का भी बाकी से आपने जवाब दिया, इसके लिए भी तहे दिल से आपको धन्यवाद और आपका कीमती वक़्त देने के लिए सर। हमारी डोस्ट डायरी के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सबसे पहले आप इंटरव्यू लेने के लिए आए, डोर्स प्राइज जो आपका पॉडकास्ट, मेरे तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। तो जितना आगे आगे आप लोग ये काम कर रहे हैं, आप लोग इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं। मेरे तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएँ हैं कि आपको आपकी जो जर्नी है, आप उसमें सक्सेस हो, और आपकी जो डोर्स डायरी के जो व्यूअर्स भी है, आप लोग ये जो पॉडकास्ट चल रहा है, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए। और युवा युवती के लिए मैंने बताया, आप लोग को और मजबूती से आगे आना पड़ेगा। देश हमारा है, जगह हमारा है, बंगाल हमारा है, हम लोग को मिल के इसको बनाना, आगे बढ़ाना चाहिए, मेरा संदेश। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर आपको हमारे चैनल में आके, हमारे पॉडकास्ट में आके युवा की आवाज़ में कैसा लगा सर हमारा बात? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर लीडर को क्वेश्चन होना चाहिए। जनता का प्रश्न को एक लीडर को जवाब देना चाहिए, और खुल के जवाब देना चाहिए। और आपने जो भी प्रश्न किया, जो ज़मीनी जो बात है, वो आप मेरे पास लेके आए, और जो मेरे पास जो जानकारी थी, मैंने आपको विस्तृत रूप से वो जानकारी देने की कोशिश की। बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से आप लोग युवाओं की आवाज़ को आप आगे लेके जाइए, ताकि युवाओं की जो बात है, वो ठीक जगह पर पहुँचे। धन्यवाद।